हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQ पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो तैयारी है, जो आप लोगों ने सपना देखा है, उसकी तरफ अच्छे से चल रहे होंगे और तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, इसी क्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा सिलेबस का, भारतीय कला संस्कृति के अंतर्गत आज हम बात करेंगे भारत में संगीत परंपरा की, विशेषकर मध्यकाल में। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि मध्यकाल में जो संगीत विकसित हुआ था, खासकर दिल्ली सल्तनत और मुगल के संदर्भ में, ठीक है ना, उसमें कौन कौन प्रमुख कलाकार थे, कैसे कैसे कलाकार थे, उनके बारे में मैंने चर्चा की थी, जो आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता था। ओके, आज हम बात करते हैं वो जो संगीत परंपरा विकसित हुई, उसके अंदर की जो शैली है, उसके अंदर की जो विशेषता है, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें हम विशेष कलाकारों के नाम पर नहीं, बल्कि कला की शैली, कला की संबंध में जो जानकारी है, उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर भारतीय संगीत की जो परंपरा है, उसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है ना, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और उपशास्त्रीय संगीत की जो परंपराएं जितनी भी हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे और किस किस काल में कैसे कैसे विकसित हुई हैं, उनके बारे में विस्तार पूर्वक आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से। एवरीबॉडी वेलकम्स यू इन द क्लास। ओके, चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि भारत में संगीत परंपरा के अंतर्गत हम तीन चीजों पर आज हम देखेंगे, ये देखेंगे। तो पहले तो हम बात करेंगे कि आखिर भारत की संगीत की विशेषताएं क्या हैं। अगर हम संगीत की विशेषताएं नहीं जानते तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि संगीत होता क्या है, संगीत कितने प्रकार का है, उसके अंदर की जो जानकारी है वो हम नहीं समझ पाएंगे, चाहे वो कर्नाटक संगीत हो या हिंदुस्तानी संगीत। ध्यान रखना, हम इसी में चर्चा करेंगे संगीत के प्रकारों की भी, यानी कि शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, लोक संगीत। और ये सब ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल और आधुनिक काल तीनों में विकसित हुए हैं, इसलिए इनके बारे में विशेष तौर पर थोड़ा बहुत हमको जानना जरूरी है, क्योंकि जब इनको जानेंगे तभी हम इन चीजों को डिस्कस कर पाएंगे। ओके एवरीबॉडी, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय संगीत की विशेषताएं। आप अच्छे से जानते हैं कि भारतीय इतिहास में संगीत की परंपरा बहुत प्राचीन है। यस, साहित्यिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में, जो वैदिक से लेकर के अन्य ग्रंथ हैं, उनमें सबसे पहले हम चर्चा सुनते हैं, देखते हैं तो किसकी चर्चा सुनते हैं? नारद जी की चर्चा सुनते हैं कि नारद जी ने भारत में संगीत परंपरा को विकसित किया। वहां पर भी हम चर्चा देखते हैं। अगर हम पुरातात्विक साक्ष्यों के दृष्टिकोण से देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आपको नर्तकी की मूर्ति मिलती है, कांसे की बनी हुई, डांसिंग गर्ल, ठीक है ना। तो उससे पता चलता है कि संगीत था। और उससे पहले भी अगर हम भीमबेटका गुफाओं में जाएं, भीमबेटका गुफाओं में अगर वहां के चित्रों को देखें तो सोचिए कि नवपाषाण काल के समय में आते आते मनुष्य ने अपने संगीत की कुछ कुछ चीजों को विकसित करना शुरू कर दिया था। ध्यान रखना, तो उसमें कई सारे चित्र ऐसे हैं जहां पर वो सामूहिक रूप से नृत्य करते हुए और कुछ बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। समझ लीजिए, तो इसका मतलब है भारत में संगीत की परंपरा तो बिल्कुल प्राचीन काल से है। लेकिन अभी हम जो बात करने जा रहे हैं, संगीत की मूलभूत विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे और फिर बात करेंगे संगीत के प्रकारों के बारे में, और फिर सबसे बाद में हम चर्चा करेंगे हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत, जो हमारे मध्यकाल में प्रॉपर तरीके से विकसित हुआ था, जो हमारा टॉपिक है। ओके, तो चलिए इसमें बात करते हैं सबसे पहले भारतीय संगीत की परंपराओं को लेकर के, विशेषताओं को लेकर के। तो ये देखेंगे कि भारतीय संगीत में आपके ये 5 से 6 जो टॉपिक हैं, ये आपको सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं। आप सुनते भी होंगे कि नाद होता है, आहत अनाहत, ये नाद होते हैं, स्वर होते हैं, सुर होते हैं, राग होते हैं। ये भारतीय संगीत की विशेषताएं हैं, ध्यान रखिएगा। आज मैं इनके बारे में दो दो लाइन में समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को,
हालांकि एग्जाम के दृष्टिकोण से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि हमारी कला संस्कृति का एक हिस्सा है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए नाद होता क्या है। ये तो हम अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि जो हम बोलते हैं, जो ध्वनि है, ध्यान रखना, एक प्रकार से समझिएगा, ध्वनि क्या है, एक प्रकार की तरंग है, ठीक है ना। क्या है, एक तरंग है। अब जब ये तरंग, ध्यान रखिएगा, अनियंत्रित या नियंत्रित प्रकार की होती है तो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा, जब यही ध्वनि अनियंत्रित प्रकार की हो, यानी जिस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण ना हो, तो वही शोरगुल बन जाता है। कहते हैं ना कि शोरगुल हो रहा है, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि कुछ बोल ही रहे, 50 तरह के लोग बोल रहे हैं, अजीब तरह की आवाजें आ रही हैं, तो उसमें कुछ आप बेचैन रहते, कुछ समझ में नहीं आता। दैट इज कॉल्ड शोरगुल, ठीक है ना, नॉइज। और जब यही तरंग, यही ध्वनि नियंत्रित हो, यानी कि उसमें विभिन्न प्रकार के माध्यमों से नियंत्रण किया हो, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, चारों तरफ का साउंड बिल्कुल बंद है, पंखा है नहीं, ठीक है ना, किसी अन्य प्रकार की कोई आवाज नहीं है, कमरे के अंदर गूंज भी नहीं है, आप आराम से सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो है नियंत्रित प्रकार की, इसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि। ध्यान रखना, सुरीली ध्वनि कहते हैं इसको। इसी को भी क्या कहते हैं, सुरीली ध्वनि कहा जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये क्योंकि सुनने में थोड़ी सी अच्छी लगती है, इसीलिए इसको सुरीली ध्वनि कहते हैं। ध्यान रखिएगा। और जब यही सुरीली ध्वनि एक समूह में बंध जाती है, ध्यान रखना, तो उससे कहा जाता है नाद। यानी कि सुरीली ध्वनि का समूह नाद कहलाता है। सुरीली ध्वनि का जो समूह होता है उससे हम क्या कहते हैं, नाद कहते हैं, जिसको सुनने से हमारे कानों को अच्छा लगता है, मनोहारी लगता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। और हम बहुत ही सरल और सहज महसूस करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, नाद कहते हैं। सुरीली ध्वनि का समूह ही नाद कहलाता है, जो हमारे कानों को अच्छा लगता है, ठीक है ना, मनोहारी लगता है, हम अंदर से खुश महसूस करते हैं, ये सारी चीजें। अभी सोचिए यहां पर मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दूं, आप लोग भी कहेंगे यार कहां आ गए, और यहीं पर गाना गाना शुरू कर दूं तो हो सकता है और जल्दी भाग जाएं कि सर कितना बेसुरा गाते ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है। हालांकि मैं ऐसा कोई कार्य करने वाला नहीं हूं कि आप लोग भागें, ठीक है ना। ना तो मैं गाने की कोशिश करूंगा और ना ही चिल्लाने की, बस आपको आपके एग्जाम के अनुसार पढ़ाने की कोशिश कर सकता हूं, जो जरूरी है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, नाद क्या है। नाद है एक प्रकार की सुरीली ध्वनियों का समूह जो हमें अच्छी लगती हैं, ठीक है ना, सुनने में बहुत ही सरल और सहज लगती हैं, उनको कहते हैं नाद। और ये यही नाद, ध्यान रखना, दो प्रकार का होता है। ये एक ये है और एक ये है, यानी कि आहत नाद और अनाहत नाद, ये दो चीजें होती, ठीक है ना। आहत नाद वो होता है जो हमें सुनाई देता है, सुनाई देता है, और अनाहत नाद जो हमें सुनाई नहीं देता। अब कहोगे ऐसी कौन सी चीज हो सकती है। आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, देखी होंगी, विज्ञान में पढ़ा भी होगा कि ध्वनि जिसकी 20 डेसिबल से क्षमता कम होती है वो हमको सुनाई नहीं देती, या उससे बहुत अधिक होती है तो हमारे लिए क्या हो जाती है, कर्कश हो जाती है बहुत बुरी तरीके से। तो बहुत जो पत्तों की खड़खड़ाहट है और झींगुर की आवाजें हैं और बहुत सारी बहुत महीन साउंड जो होता है, उसको हम कहते हैं अनाहत, जो हमें सुनाई नहीं देता लेकिन आवाज तो होती है। हवा चलती है, जब बहुत तेज हवा चलती है, साँ साँ सी आवाज आती है, लेकिन हवा चल रही है तो कुछ ना कुछ ध्वनि तो है, लेकिन वो अलग बात है कि हमारे कान नहीं सुन पा रहे, ठीक है ना। जैसे भूकंप की तरंगें निकलती हैं, तो सोचिए कि बहुत सारे पशु पक्षी उनको सुन लेते हैं, लेकिन इंसान नहीं सुन पाता। तो इसी प्रकार के अनाहत नाद को हम कहते हैं, जहां पर हमको सुनाई नहीं देती ध्वनियां। तो आहत और अनाहत, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई एवरीबॉडी, ठीक है ना। ये कंसेप्ट है आपका। और जो आहत नाद होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आहत नाद जो हमें सुनाई देता है, सारी चीजें होती हैं, यही आहत नाद
के अंतर्गत आपके 7 स्वर होते हैं। उन्हीं 7 स्वर से मिल करके ध्वनियों का निर्माण होता है। ठीक है ना? क्या होते हैं? 7 स्वरों का विकास हुआ है, 7 स्वर इसी के अंतर्गत आते हैं। विकास होता है आहत नाद का। यानी कि जो हमारे कानों को अच्छा लगता है, हमारे कानों को सरल और सौम्य लगता है, ठीक है ना? जिसे हम अपनी आंखें बंद करके भी गुनगुनाते हैं, सारी चीजें करते हैं, ठीक है ना? कभी-कभी तो अकेले बैठ करके उसका म्यूजिक से लेकर के सब कुछ हम इसमें करने लगते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? आहत नाद। अब कभी-कभी आप लोगों को लगता होगा दोस्तों कि सर हम संगीत पढ़ रहे हैं या गीत पढ़ रहे हैं, गायन पढ़ रहे हैं। आपको एक चीज और जानकर बता दें, जो गायन के साथ होता है वही संगीत होता है, संगीत। यानी कि जिसमें आपके विभिन्न प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे जो आवाज निकलती है और उसके साथ हम जब गायन मिलाते हैं तभी वो संगीत बनता है, यानी गीत के संग। इसलिए गायन को और वादन को अलग अलग मत समझिएगा। संगीत और गायन का मतलब, संगीत का मतलब ही होता है गायन और वादन। यानी कि जो हम बजाते हैं और जो गाते हैं उन दोनों को मिलाकर के बनता है संगीत। ध्यान रखिएगा, खाली तबला इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वादन वो वादन होता है, या कोई भी चीज बजाते हैं वो वादन है, लेकिन उसमें एक लय होती है, एक ताल होता है और उसके साथ जब गाया जाता है तब बनता है संगीत। कभी भी देखिए, चाहे क्लासिकल संगीत हो या कैसा भी हो, वो उसके बिना संभव नहीं है। इसलिए जहां पर जब भी आप बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, यही है कंसेप्ट सारे गामा। अब सारे गामा ढोलक से तो निकलेगा नहीं, आपके तानपुरे से नहीं निकलेगा, वीणा से नहीं निकलेगा, सारे गामा निकलेंगे लेकिन जब हम उसके साथ गाएंगे और उसके साथ उसको मिक्स करेंगे। एवरीबॉडी। तो आहत नाद, अनाहत नाद, ये क्लियर हो गया। नाद क्या होता है? सुरीली ध्वनियों का समूह होता है। ऐसी ध्वनियां जो हमको सुनाई नहीं देती वो अनाहत नाद है, जो सुनाई देती हैं वो आहत नाद है। और आहत नाद में ही आपके 7 स्वर होते हैं, यानी 7 स्वरों से ही आहत नाद का विकास होता है। सारे गामा पाधानी, सारे गामा पाधानी, 7 स्वर। ओके, इन्हीं से होता है। यही होते हैं आपके 7 स्वर। इसी से सोचिए आहत नाद का निर्माण होता है, आहत नाद बनता है। यस, क्लियर हो गया? ध्यान रखना एवरीबॉडी, क्लियर? ठीक। और जब इन्हीं 7 स्वरों से, ध्यान रखना 7 ही स्वर होते हैं और उनसे विभिन्न प्रकार के 12 सुरों का निर्माण होता है। ध्यान रखना, इन 7 स्वरों से अलग अलग 12 सुर बनते हैं। ध्यान रखिएगा, 12 सुरों का निर्माण होता है। यानी कि हमारे सुर कितने होते हैं? 12 होते हैं। ध्यान रखना, 4 कोमल होते हैं, 7 शुद्ध होते हैं और 1 तीव्र होता है। यस, 7, 4 और 1। 7 शुद्ध होते हैं, 4 कोमल स्वर होते हैं और 1 तीव्र स्वर होता है, सुर होते हैं। टोटल मिलाकर के 12 सुर होते हैं। इसलिए इनका संबंध इससे है, इनका संबंध इससे है, ठीक है ना? इनका संबंध दोनों से है। ये रहा। इस तरीके से सारी चीजें एक के साथ एक है, सिस्टमैटिक है। एवरीबॉडी, इट्स ओके, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। और इन्हीं रागों से ही आगे जाकर के बहुत सारी चीजें विकसित हुई हैं, ठीक है ना? सुर और सुरों से ही रागों का विकास हुआ है। ध्यान रखना, सुरों से ही, स्वरों से ही क्या होता है? रागों का विकास। ठीक है ना? कैसे? मैंने कल आप लोगों को एक किताब बताई थी, कवि लोचन। कवि लोचन, और कवि लोचन की किताब का नाम था राग तरंगिनी। और राग तरंगिनी में बताया गया है 16,000 रागों की चर्चा दी गई है। 16,000 रागों की, ध्यान रखना, 16,000 रागों की इसमें
चर्चा की गई है, जिसके 12 खंड बनाए गए हैं, यानी 12 सुरों के आधार पर क्या किए गए हैं, अलग अलग 16,000 राग बनाए गए हैं, जिनकी चर्चा इस किताब में दी गई है। तो ये है भारतीय संगीत की परंपरा और उनकी विशेषताएं। नाद, आहत, अनाहत। आहत नाद स्वर 7 स्वरों से निर्मित हुआ है, ठीक ना। उसके बाद उन 7 स्वर से 12 सुर बने हैं, और 12 सुर अनेक प्रकार के रागों का निर्माण करते हैं, जिसमें सबसे देखा जाए तो कवि लोचन की जो किताब है राग तरंगिणी, राज तरंगिणी नहीं, राग, ध्यान रखना, और उसमें 16,000 रागों का जिक्र किया हुआ है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके तानसेन ने भी कई सारे राग बनाए, मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग और दरबारी कांगड़ा, ये सब मैंने आपको बताया भी था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा एवरीबॉडी, ये क्लियर हो गया। तो एक बेसिक चीज मैंने बताने की कोशिश की, भारतीय संगीत परंपरा में ये सारी चीजें होती हैं, और जो भारतीय परंपरा में चली यही चीजें धीरे 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 आगे की शैलियों में विकसित होती चली गई। इसको हम कहते हैं प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमैटिक चीज है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो पढ़ने के लिए, समझने के लिए और इसको सुविधा के अनुसार समझने के लिए इस संगीत को हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर देते हैं। एक शास्त्रीय संगीत, एक उपशास्त्रीय संगीत और एक लोक संगीत। यस, ये भारत में ही है। शास्त्रीय, क्लासिकल, सब क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक। ध्यान रखना, शास्त्रीय संगीत का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान रखना यहां पर, शास्त्रीय संगीत यानी कि जो, ध्यान देखिएगा, संगीत के जो नियमों से बंधा हुआ है, संगीत के नियमों से बंधा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, शास्त्रीय संगीत। यानी कि इसका पालन करना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा, इनका पालन अनिवार्य है, ध्यान रखना। उपशास्त्रीय संगीत, इसके भी नियम होते हैं, नियम इसके भी होते हैं, लेकिन इन नियमों का पालन कठोरता पूर्वक अनिवार्य नहीं है। नियम तो होते हैं लेकिन पालन करना एकदम अनिवार्य नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है उपशास्त्रीय संगीत। और जो लोक शास्त्र होता है यह आम जन से संबंधित होता है, इसमें शास्त्रीय नियमों के अनुसार कोई भी कंसेप्ट नहीं होता, यानी कि इसमें नियम नहीं होते, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी नियम नहीं होता, बिना नियम के होता है, जिसको जब चाहे जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, गा सकते हैं, बजा सकते हैं। यह आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है, और ये दोनों बाकायदा एक व्यवस्थित तरीके से विकसित होते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा एवरीबॉडी, क्लियर, ठीक। चलिए अब इसमें एक चीज आपको बता देते हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसी तरीके से आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स में हमारे पीटीआई का जो बैच है उसी में हम उसी तरीके से पढ़ाते हैं, जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो। और आप में से जो भी व्यक्ति 2024 में अंतिम मौका है, जिसको 2024 में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है, हमारा पीटीआई बैच ज्वाइन कर सकता है। मॉर्निंग बैच है, 23 सोचिए 11 अगस्त से यह बैच स्टार्ट हो रहा है सुबह 8 बजे, ठीक है ना। आपके एक हफ्ता बचा हुआ है, डिसाइड कर लीजिए अच्छे तरीके से। और ये बैच हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में स्टार्ट हो रहा है। 30-70 हजार की जगह पर 29,999 है, यदि आप कोड इस्तेमाल करते हैं MK लाइव तो। ओके एवरीबॉडी, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 में। इसके लिए हम बाकायदा एक प्रॉपर रणनीति का हम पालन करते हैं, जिसमें हम पहली स्टेज में, ध्यान रखिए, मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं, पहली स्टेज में हमारा टारगेट है कि आपका फाउंडेशन कवर किया जाए जनवरी से पहले। और ध्यान रखिएगा, अगर 2024 सिलेक्शन लेना चाहते हैं, रियली बता रहा हूं, चाहे अकेले तैयारी करिए या हमारे साथ मिलकर करिए, रणनीति आपको यही बनानी पड़ेगी सफलता लेने के लिए। और जो टॉप कर रहा है वो भी इसी रणनीति पर वर्क कर रहा है, इसलिए परफेक्ट रणनीति है। जो इस साल टॉप करेगा वो भी इसी रणनीति को फॉलो करेगा कि जनवरी से पहले एनी हाउ उसे फाउंडेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके 4 से 5 महीने पूरा फोकस करेंगे प्रारंभिक परीक्षा पर, वो आपको भी करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। हम भी करेंगे जनवरी से लेकर के वहां तक। और इसमें हम लोग क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, टेस्ट सीरीज भी करवाएंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे, करंट अफेयर्स भी होगा, सीसेट भी होगा,
उसके बाद हम मेंस में फोकस करेंगे जून से लेकर सितंबर 2024 तक। यस, उसमें हम क्या करेंगे, जो प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे उनको अपने फरमाइश पर बुला करके यहीं दिल्ली में ही आप अपना खाने, आपके खाने पीने रहने का खर्चा हम लोग उठाएंगे और आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है, कुछ भी नहीं। सिर्फ उसका टारगेट ये है कि जीएस में 50% से ज्यादा नंबर लाने हैं, दिन रात मेहनत प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, कोई भी टॉपिक छूटे नहीं, कोई भी ऐसा टॉपिक ना छूटे जिस पर आपने आंसर राइटिंग ना की हो, ठीक है ना। और उसके बाद इंटरव्यू, वो आप अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए किसी न किसी के साथ आपको अटैच होना ही पड़ेगा। तो क्यों ना इतने कम अमाउंट में रह करके आप प्रॉपर तरीके से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं, सभी बेहतरीन फैकल्टीज हैं, ठीक है ना, अच्छे मेंटर्स आपके साथ में हैं। इससे बेहतर मौका क्या मिलेगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, फीस 29,999 रुपए और एम के लाइव कोड। ओके, चलिए अब आते हैं इसके बाद में भारतीय संगीत परंपरा में शास्त्रीय संगीत को देखें। तो शास्त्रीय संगीत क्या है, मैंने कहा यह गायन वादन इसमें पूरी तरह से नियमों से बंधा हुआ होता है। यानी कि नियम किसके, शास्त्रीय संगीत के जो नियम होते हैं उन संगीत के नियमों से बंधा हुआ होता है, ठीक है ना। इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है और ये सब नियम और उनका पालन एक दिन में नहीं होता कि आज से ही करने लगे, बल्कि बाकायदा इसके लिए हमें लंबे समय तक रियाज करना पड़ता है। इसलिए लोगों ने सुना होगा जब गाते हैं तो आंखें बंद करके किस तरीके से सुर और लय और ताल के साथ में सोचिए किस तरीके से सुर ऊंचा नीचा करते हैं, किस किस तरीके से वो लंबा खींचते हैं, कहां पर उसकी पिच हाई होनी चाहिए, कहां नहीं होनी चाहिए, वो सारे के सारे कंसेप्ट इसमें होते हैं। ये आपके यो यो हनी सिंह की तरह नहीं होते, ध्यान रखना। ये यो यो हनी सिंह नहीं है, बल्कि ऐसे कलाकार हैं जिनकी आवाज सुनेंगे तो आप लगेगा कि हम आंख बंद करके सिर्फ सुनते रहें। उनमें लय होती है, एक क्रम होता है, एक सिस्टमैटिक तरीके से कह सकते हैं, व्यवस्थित तरीके से एक कहा जाए कि नियमों के माध्यम से बंधा हुआ होता है। जैसे इनमें जो बिल्कुल राग हैं, ख्याल हैं, तो कौन कौन से हैं, ध्रुपद है, ख्याल है, तराना है, धमार है, चतुरम है, ये सब इसकी परंपराएं हैं। ख्याल गायकी है, ध्रुपद गायकी है, तराना है, वो तो तुम कभी कभी छेड़ ही देते हो, क्या निगाहों ने छेड़ा है किसका, मोहब्बत का तराना। क्यों नहीं छेड़ते हैं, क्या छेड़ते हैं आप लोग, ठीक ना। उसी तरीके से ये तराना शब्द वगैरह सब उसी के लिए आए हुए हैं। तो संगीत के गायन की प्रमुख शैलियां हैं ये, और इसी के साथ संगीत भी इनके साथ अटैच होता है, गायन और वादन, ठीक है ना। ये है आपका शास्त्रीय संगीत। अब उसी तरीके से देखा जाए तो उपशास्त्रीय संगीत क्या है, यह तुलनात्मक रूप से उससे उदार होता है। ध्यान रखना, इनके जो नियम होते हैं उनके नियमों में थोड़ी सी छूट होती है, लेकिन पूरी तरह छूट नहीं, वरना तो लोक संगीत हो जाएगा। थोड़ी सी छूट होती है, आप इधर उधर थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ठीक है ना। इनमें मधुरता होती है, लय होता है और ताल का अच्छा संतुलन होता है। सुनने में ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा नियम से इधर उधर हो जाता है। इनमें क्या क्या है, इनमें देखेंगे ठुमरी है, दादरा है, ठप्पा है, गजल है, चैती है, ये तमाम तरह की जो विधाएं हैं वो सब इसमें शामिल होती हैं। ध्यान रखना, ठप्पा के बारे में तो मैंने कल बताया था। पंजाब में ऊंट पालने वाले लोग जो होते हैं वो अपनी संगीत की नई शैली को बजाते हैं, गाते हैं, उसी को टप्पा कहते हैं। और गजल तो आप लोग जानते ही हैं, जगजीत सिंह, पंकज उधास, गुलाम अली, ऐसे लोग जिनको सुनते हुए आंखें बंद करने का मन करता है कि आराम से कान में ईयरफोन लगा करके आराम सुनते रहिए, क्या मजा आता है। ऐसा लगता है हम दुनिया में खो गए हैं, उस वाली दुनिया में जो हमारी कल्पना की दुनिया है, जहां पर हमारा कोई इंतजार कर रहा है, जहां पर हम किसी के बारे में सोच रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बोलते जा रहे हैं और हम उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। क्यों, ऐसा ही होता है ना, कनेक्ट करते हैं कि नहीं करते। यस, वही होता है, सबके साथ होता है, ठीक है ना। और लोक संगीत का कोई भी शास्त्रीय नियम नहीं होता। ये बहुत ही सरल, मनोहारी और आनंददायक होते हैं। इसमें मनोरंजन बहुत होता है, सबको अच्छा बहुत लगता है, लेकिन नियम नहीं होते। ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल होता है। जो गांव में ढोलक वोलक बजा करके लोग गाते बजाते हैं ना,
वही सब चीजें हैं। और यह आम जन की परंपराओं से संबंधित होता है, खासकर उनके सामाजिक धार्मिक उत्सव होते हैं, कृषि प्रणालियां होती हैं, जब फसल काटी जाती है या बोई जाती है उस समय ये लोग मिल करके आयोजन करते हैं। खासकर आदिवासी इलाकों में देखेंगे तो बहुत ज्यादा, और गांव के परंपरा में देखेंगे तो भी दिखाता है। जैसे फाग फाग का गायन होता है, फागुन में लोग मिल करके शाम को बैठ जाते हैं, खेती किसानी करने वाले लोग हैं, शाम को आ गए तो फाग गा रहे हैं फागुन में। सोहर सोहर तो जानते होंगे, जब किसी घर में बच्चा होता है तो उसमें सोहर हो जाती है, तो सोचिए बच्चे के आगमन की खुशी में लोग डेली शाम को ढोलक बजाई जाती है और गाने गाए जाते हैं, ढोलक और उसके साथ में मंजीरा वंजीरा सब होते हैं, बड़ा अच्छा था, महिलाएं गाती बजाती हैं। बिरहा बिरहा जानते हैं, लोग बैठ जाते हैं अपने चबूतरे पर और बस किसी को याद करते हुए इस तरह के गाने गाते हैं कि बस लोग परंपरा से जुड़ जाते हैं। बिरहा मतलब किसी के विरह करना, विरह में किसी को याद करना, ठीक है ना। और भात, ये तो आप जानते ही होंगे, शादी विवाह के समय में अपनी बहन के घर में भाई भात लेकर के जाता है। जब बहन के घर में अपने बच्चों की बहन के बच्चों की शादियां होती हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उस कंडीशन में जब एक भाई अपनी बहन के घर में भात लेकर के जाता है या बहन भात मांगने आती है कि भैया मेरे घर आइएगा, भात लेकर के जरूर आइएगा। ये उत्तर भारत में एक बहुत बड़ी परंपरा है हमारी संस्कृति में। तो वो आते हैं, महिलाएं इकट्ठी होकर के आती हैं, पूरा सोचिए वहां जलसा होता है, उत्सव होता है, गाना बजाना होता है। बन्ना बन्ना जानते हैं, बरना को कहते हैं दूल्हे को। जिस समय सोचिए दूल्हे को कपड़े वपड़े पहनाए जाते हैं, सारी चीजें होती हैं, उस समय ये सब गाने गाए बजाए जाते हैं। तो ये सब आपके कैसे हैं, सामाजिक धार्मिक उत्सव से संबंधित चीजें हैं, और इसमें कोई भी नियम कायदे कानून नहीं होता है। अपने तरीके से उसमें आप अपने सुर लय ताल घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अपने तरीके से उनके शब्दकोश जो है वो बदल सकते हैं, ढोलक की तान ऊंची नीची हो सकती है, ठीक ना। मंजीरा बजा भी सकते हैं, नहीं भी बजा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसे कहते हैं लोक संगीत, ठीक है ना। और ये हर काल में रहे हैं, आज भी हैं, मध्यकाल में भी थे, प्राचीन काल में भी थे। एवरीबॉडी, इट इज ओके, क्लियर। तो ये है आपके तीनों परंपराएं मैंने आपको बता दी, शास्त्रीय, उपशास्त्रीय और लोक संगीत। अब बात करते हैं इसके आगे कि इसके आगे अब जो परंपरा जो मध्यकाल में जाकर के विकसित हुई थी उसे हम कहते हैं हिंदुस्तानी संगीत की परंपरा और कर्नाटक संगीत की परंपरा। ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तानी संगीत की परंपरा, हिंदुस्तानी बना ही शब्द किससे है? देखिए, मुगलों के आने, तुर्कों के, मुसलमानों के आने के बाद ही भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। अन्यथा उससे पहले या तो भारत कहते थे या भारतवर्ष कहते थे या कुछ और भी नाम हो सकते थे, लेकिन हिंदुस्तान जो शब्द है वो तुर्कों के या मुसलमानों के आने के बाद ही इस्तेमाल किया गया है। इसलिए इसमें ध्यान रखना, भारतीय और फारसी परंपरा का मिलन है। अब कहोगे फारसी परंपरा का मिलन क्यों? क्योंकि इस्लाम में तो संगीत प्रतिबंध है। जो भी संगीत की विधा थोड़ी बहुत आई है वो ईरान से सूफी संतों के माध्यम से आई है, उन्हीं के यहां विकसित हुई है, इसीलिए उन्हीं के माध्यम से हिंदुस्तान में, भारत में आई, और उन्होंने भारतीय संगीत के साथ मिल करके एक नई शैली का विकास किया जिसे हम क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी संगीत। चलिए, यह मूलतः उत्तर भारत में ही होती है, मूलतः उत्तर भारत में विकसित है, और इस पर ईरानी प्रभाव है जो मैंने आपको बता दिया, फारसी प्रभाव, ठीक है ना। इसमें व्यवस्थित रूप से ख्याल गायकी पर विशेष बल दिया जाता है। किस पर? ख्याल गायकी पर। ऐसा नहीं है कि उसके अलावा दूसरी नहीं है, और भी हैं, लेकिन मूलतः ख्याल गायकी है। ध्रुपद भी है इसमें, मैंने बताया था तानसेन ध्रुपद शैली को विकसित करते हैं, ठीक है ना। आपके ग्वालियर के राजा मानसिंह ध्रुपद शैली को बढ़ावा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ख्याल गायकी बिल्कुल नहीं करते, वो भी करते हैं। और ख्याल गायकी को सबसे पहले प्रॉपर तरीके से, थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, जिसने विकसित किया, बढ़ावा दिया, दैट वाज द अमीर खुसरो। अमीर खुसरो था जिसने इसको बढ़ावा दिया है दोस्तों, ठीक है ना। बाद में मैंने कल भी आपको चर्चा की थी, जौनपुर का शासक हुसैन शाह सरकी ने भी कई सारे रागों का विकास किया था, वो भी ख्याल गायकी को ही बढ़ावा देता है। इसने भी ख्याल गायकी को बढ़ावा दिया था। ओके, क्लियर है एवरीबॉडी। अकबर के समय में तानसेन ने भी इसे और विकसित किया, और बाकी मैंने कल बताया था रंगीला के समय,
मोहम्मद शाह रंगीला के समय सदारंग और अदारंग इन दोनों लोगों ने भी ख्याल गायकी को और ज्यादा बढ़ावा दिया था। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, दिल्ली सल्तनत हो या मुगल काल हो, ध्यान रखना ख्याल गायकी को बहुत ही सॉफ्ट तरीके से सोचिए इन लोगों ने विकसित किया था। और ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से है, सारी चीजें हैं। इसमें ध्रुपद शैली भी है, लेकिन ध्रुपद शैली को थोड़ा सा मर्दानी शैली कहा जाता है, यानी कि इसमें महिलाएं कम, पुरुष ही मैक्सिमम इसमें गाते बजाते हैं। इसमें देखेंगे तो डागर बंधु हैं, पंडित सियाराम तिवारी हैं, राम चतुर मलिक हैं, ये सब इसके प्रमुख कलाकार हैं। बाद में जाकर के अगर हम देखें तो आपकी ख्याल गायकी जो है आधुनिक काल में आते आते, सोचिएगा, मध्यकाल से शुरू हुआ, जब मुगल पतन हो गया तो मुगलों के पतन के बाद धीरे धीरे ख्याल गायकी अनेक घरानों में विकसित होती चली गई। इनके अलग अलग घराने बन गए, जैसे दिल्ली घराना है, कैराना घराना है, जयपुर घराना है, पटियाला घराना है, आगरा घराना है, अतरौली है, बनारस है, मेवाती घराना है। ये सब इनके अपने अपने गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित अलग अलग क्या बन गए, घराने बन गए। उस परंपरा के ये हैं, उस परंपरा के ये हैं, उस परंपरा के ये हैं, और उनकी अपनी अपनी थोड़ी अलग अलग शैलियां भी हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से सब एक जैसे ही हैं, ध्यान रखना, सब एक जैसे नहीं है, कुछ ना कुछ उनमें अंतर है, ध्यान रखिएगा। और ये सब ध्यान रखना, ये सब आधुनिक काल के हैं, मुगलों के पतन के बाद ये विकसित हुए। क्यों? क्योंकि जब केंद्रीय शक्ति कमजोर हो जाती है तो कलाकार कहीं ना कहीं क्षेत्रीय राज्यों में चले जाते हैं। सोचिए, ब्रिटिश सरकार ने जब भारत पर कब्जा कर लिया तो मुगल घराना, मुगल जो संप्रदाय है, मुगल जो शासन है, वो खत्म हो गया एक प्रकार से। तो ये सब कलाकार हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो इसी तरीके के छोटे छोटे राजे रजवाड़े जमींदारों के यहाँ जाकर के ये बस गए। फिर इन्होंने अपने अपने घराने विकसित कर लिए, और वो गुरु शिष्य परंपरा पर है। एक गुरु होता, उनके शिष्य होता, उनसे सीखते हैं और उस परंपरा को आगे बढ़ाते रहते हैं। और ये घराने आज भी मौजूद हैं, ध्यान रखना, ओके, ध्यान रखना। इनके सबके अपने अपने लोग हैं। जैसे पटियाला घराना है, पटियाला घराने के ही सबसे बड़े व्यक्ति जो थे वो थे आपके, जिसको आप नाम जानते हैं, गुलाम अली। वो इसी घराने के थे, गुलाम अली, समझिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। और हर एक के ध्यान रखना, अपने सुर लय ताल तो होते ही होते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग वाद्य यंत्रों पर फोकस करते हैं। उनके अपने गाने की शैली अलग अलग होती है, इनके कलाकार अलग अलग हैं। वो मैं यहां पर नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये आधुनिक काल में फिर चला जाएगा, उतनी आपकी आवश्यकता नहीं है, ओके, ठीक है ना। अब दूसरा इसके बाद आता है कर्नाटक शैली, ध्यान रखना। कर्नाटक दक्षिण भारत की परंपरागत शैली है, क्योंकि इस्लाम का प्रभाव दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा नहीं पड़ा, केवल केरल को छोड़ करके। तो दक्कन के नीचे का जो पूरा पोर्शन है वो कर्नाटक शैली है। और कर्नाटक शैली भारत की प्राचीन, पारंपरिक और शुद्ध शास्त्रीय संगीत की शैली है। शुद्ध शास्त्रीय क्यों है? क्योंकि इसकी शुरुआत भक्ति आंदोलन के समय ज्यादा हुई थी। ऐसा नहीं कि परंपरा पहले नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन भक्ति आंदोलन के समय इसको ज्यादा अपनाया गया, इसीलिए इसमें धार्मिक परंपरा से ये जुड़ गई। इसलिए इस संगीत का विकास जो है अधिकांशतः, ध्यान रखना, इस शैली का विकास अधिकांशतः मंदिरों में हुआ है, मंदिरों में हुआ है, ध्यान रखिएगा, अधिकांशतः। इनके कोई घराने नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, ओके। तो हम सोचे घराने हैं, उनकी गुरु परंपरा है, जी नहीं। इनके अपने बाकायदा शास्त्रीय नियम हैं, उन्हीं से नियमों से बंधे हुए होते हैं, बहुत ही कठोर रियाज के साथ उसका पालन करते हैं, ठीक है ना। उनके अपने व्यवस्थित वाद्य यंत्र होते हैं, उनका उसी तरीके से गाना बजाना होता है, सारी चीजें उसी परंपरा से होती हैं, और कठोर परिश्रम के साथ ही इसको विकसित किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ओके। तो ध्यान रखना, इनमें देखेंगे तो दो लोग सबसे महत्वपूर्ण थे मध्यकाल में। एक आपने नाम सुना होगा, माधव विद्यारण्य, और दूसरे पीठल स्वामी। ये बहुत महत्वपूर्ण लोग थे जिन्होंने मध्यकाल में आपकी कर्नाटक संगीत की शैली को विकसित किया और बढ़ावा दिया, मंदिरों से जोड़ा, ध्यान रखना। और आधुनिक काल में जाकर के, जब बाद के समय में आया, तो बाद में जाकर के
एक त्रिमूर्ति कही जाती है, कर्नाटक शैली की त्रिमूर्ति, जिन्होंने इसको बहुत ज्यादा विस्तारित कर दिया। और वो त्रिमूर्ति कोई और नहीं है, 3 लोग हैं, त्यागराज, श्याम शास्त्री और मुथुस्वामी। ये 3 लोग कहलाते हैं कर्नाटक शैली की त्रिमूर्तियां, जिन्होंने इसको 18वीं 19वीं सदी में, ध्यान रखना कब, 18वीं से लेकर के 19वीं सदी में विकास किया था। विकास किया। ओके एवरीबॉडी, ध्यान रखना। कुछ एक देखा जाए तो दक्षिण भारत में कुछ एक शासकों ने इसको थोड़ा संरक्षण दिया। दक्षिण भारत के कुछ शासकों ने संरक्षण दिया। ऐसा नहीं कि बिल्कुल संरक्षण ना दिया हो। जैसे आपका एक प्रमुख शासक हैं राजा पेरुमल, ठीक है ना, राजा पेरुमल, उन्होंने इसको संरक्षण दिया था, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इनका नाम मिलता है, लेकिन ज्यादा नहीं। जैसे हमारे यहां देखें, मुगलों ने पूरी तरीके से, मुगलों ने अपने अकबर से लेकर के, जहांगीर से लेकर के, शाहजहां से लेकर के सबके समय में इस संगीत कला को प्रश्रय मिला था। मोहम्मद रंगीला के समय तो समझ लीजिए कुछ ज्यादा ही मिला। उस तरीके से दक्षिण भारत में विशेष तौर पर नहीं मिला, लेकिन हां, ये मंदिरों में इसका विकास प्रॉपर तरीके से होता रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये आपके कर्नाटक संगीत की शैली की परंपरा है, जिसको हम लोग देखे हैं, समझे हैं, और मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, कर्नाटक संगीत के अंतर्गत 7 स्वर तो होते ही होते हैं, वो तो भारतीय परंपरा के अंतर्गत है ही है 7 स्वर, लेकिन इनके 7 स्वरों के 72 मेल बनाए जाते हैं। यानी कि मेल, यानी कि इनको अलग अलग रूप में इनका क्या किया जाता है, मिश्रण बनाया जाता है इसके अंतर्गत। तो 72 प्रकार से इनको मिलाया जाता है और उससे राग रागनियों का विकास होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। लेकिन और एक चीज और समझ लीजिए, इसमें 3 प्रमुख वाद्य यंत्र हैं जिस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। एक ध्यान रखिएगा, तबला, दूसरा मृदंग। मृदंग एक प्रकार की ढोलक होती है, लंबी सी ढोलक होती है, उसे क्या कहते हैं, मृदंग, ठीक है ना, ध्यान रखना। और एक होती है, क्या कहते हैं उसको, घटंग। घटंग, ये 3 प्रमुख वाद्य यंत्रों का इसमें विशेष तौर पर उपयोग होता है। एवरीबॉडी, तबला, मृदंग और घटंग, इन वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। सो एवरीबॉडी, इट इज क्लियर, ध्यान रखिएगा, प्रॉपर तरीके से समझ लीजिएगा। यहां से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आप मेंस का लिखना चाहेंगे तो मेंस का लिख सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा का लिखना चाहें तो प्रारंभिक परीक्षा का भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बस मैं ये चाहता हूं, देखिए, पेड क्लास हो या आपका यूट्यूब, स्टडी आईक्यू की अपनी एक विशेषता है कि प्रॉपर तरीके से आपको क्वालिटी के साथ, गुणवत्ता के साथ शिक्षा दिया जाए, और उसी में हम लोग सब लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं, ठीक है ना। और बस हम इतना चाहते हैं कि आप लोग प्रॉपर तरीके से हमारे साथ जुड़ें और अपना एक प्रॉपर कोर्स के साथ अपनी तैयारी करें, हमारे साथ तैयारी करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। और उसके लिए मैंने आपको बताया ही है कि आपका 11 तारीख से नया बैच लॉन्च हो रहा है और उसकी फीस 29,999 रुपए है, ठीक है ना। और कोड आपका MK लाइव है ही, आप देख सकते हैं, इसको यूज करिएगा। और किसी प्रकार से कोई भी समस्या होती है, कोई भी चीज होती है पढ़ाई लिखाई से संबंधित, तो आप लोग मुझसे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कोड है मनोज कुमार 2.0, मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का भी सेम है, और मेल आईडी आपका ये है ही है, जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति। और ये टेलीग्राम लिंक है। बहुत सारी बात जो छात्र हैं मुझसे जुड़े हुए हैं और उनकी अपनी क्वेरीज होती हैं, वो मुझसे पूछते भी हैं, बातचीत भी करते हैं पढ़ाई लिखाई संबंधित। देखिए, टीचर का काम है आपको प्रॉपर गाइड करना, और जब तक आप अंतिम रूप से सफल नहीं होते, ध्यान रखना दोस्तों, तब तक एक कोच, एक गाइड, एक गुरु की जरूरत पड़ती है। आप चाहे कितने भी सक्षम क्यों ना हो, आपकी कमियों को बताने वाला, आपकी अच्छाइयों को और उभारने वाला एक व्यक्ति आपको चाहिए, ध्यान रखना। हम अकेले ही सब कुछ नहीं हो सकते, कोई ना कोई तो चाहिए।
आपके घर वाले हैं, माँ बाप भी हैं, कल को घर में कोई डिसीजन होता है, कोई भी चीज होती है, वो भी किसी ना किसी से पूछते हैं, चाहे रिश्तेदार से पूछें, चाहे भाई से पूछें, चाहे मामा से पूछें, चाहे फूफा से पूछें, किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति से पूछते हैं जिनको भरोसा होता है कि हाँ ये मुझे सही राय देंगे। हर व्यक्ति का होता है, चाहे सचिन तेंदुलकर का हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो दुनिया में, हर व्यक्ति का अपना एक गुरु होता है जो उसको सही राह दिखाता है, सही समय पर सभी उसको रास्ता दिखाता है। और वही हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें, हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करें, सफल हों। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है, यही चाहिए और क्या चाहिए। रुपया पैसा वो सब सेकेंडरी है, वो बाउंडेशन है, एक बॉन्ड है हमारे आपके बीच में, और वो जरूरी भी है क्योंकि जीवन का खर्च कैसे चलेगा, इसलिए उसकी जरूरत है। लेकिन जो आपको मिल रहा है वो रुपए पैसे से बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।